मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का विषय है जम्मू और कश्मीर देशी रियासत का विलय। यदि यूं कहा जाए कि अधूरा ही रहा कश्मीर रियासत का विलय तो कोई अनुचित नहीं होगा। ये भी उपयुक्त है क्योंकि सबसे ज़्यादा विवादास्पद और न केवल विवादास्पद बल्कि एक कष्टदायक जो देशी रियासत जिसका परिणाम आज तक हम भुगत रहे हैं वो कश्मीर है। लेकिन कश्मीर रियासत के संबंध में बोलने के पहले मैं आपसे पुनः एक बार आग्रह करूंगा कि जिन मित्रों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वे अन्य को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें ताकि मेरा उत्साह बना रहे। यूँ मेरा उत्साह बना रहेगा क्योंकि मैं कोई ऐसी निराशाजनक स्थिति से नहीं गुजर रहा हूँ, किंतु फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक लोगों तक इसके माध्यम से मैं पहुँच सकूँ जो इतिहास का एक सही वर्जन जानने में रुचि रखते हैं। क्योंकि कश्मीर को लेकर के न केवल इतिहास के विद्यार्थियों में बल्कि जो इतिहास से जिनका संबंध नहीं है वे भी अनेक तरह की काल्पनिक बातें चलती रहती हैं, और उन काल्पनिक बातों का उपयोग खास तौर पर जो राजनीतिज्ञ हैं वे अपने राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं। चाहे वो जो विमर्श रचते हैं उस विमर्श के कितने भी दुष्परिणाम हों, चाहे लोगों का सोच कितना भी बदले, तो मैं अपने तरीके से जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में मैं बात करूँगा। जब हम देशी रियासतों की बात करते हैं, जो मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि 3 ऐसी रियासतें थीं जिन्होंने 15 अगस्त 1947 तक भारत में विलय पत्र पर स्वीकृति नहीं प्रदान की, जिसमें एक जूनागढ़ था, दूसरा ये आपका हैदराबाद था, और तीसरा कश्मीर। भोपाल ने भी दिक्कत की, जोधपुर ने भी दिक्कत की, किंतु वे जल्दी सहमत हो गए। किंतु ये 3 जो रियासतें थीं इनमें 2 रियासतें ऐसी थीं जिनमें जूनागढ़ और हैदराबाद जो मुस्लिम रियासतें थीं, किंतु वहाँ के निवासी अधिसंख्यक हिंदू थे। अब ये कश्मीर एक ऐसा टिकलिस प्रॉब्लम वाली जगह थी कि यहाँ अगर देखें तो यहाँ जो बहुमत है बहुतायत से मुस्लिम रहते थे और स्टेट हिंदू राजा के पास था। कश्मीर के बारे में हम बात करें तो निश्चित तौर पर 2 बड़ी रियासतें थीं, कश्मीर और हैदराबाद, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कश्मीर हैदराबाद से बड़ा था। जहाँ हैदराबाद 80,000 वर्ग मील उसका क्षेत्रफल था, वहीं कश्मीर का जो क्षेत्रफल है वो 84,471 वर्ग मील था। तो यूँ करके एक महत्वपूर्ण दूसरी बात क्या है कि ये जो इसकी लोकेशन है, स्ट्रेटजिक जो है जो लोकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्यों इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आज हम देखते हैं तो ये वो जगह है जहाँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, रूस, चाइना, तिब्बत, इन सब की सीमाएं काफ़ी कुछ मिलती हैं। तो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि ये देशी रियासत थी तो सीधे तौर पर ये भारत सरकार के अंतर्गत नहीं आ सकती थी। वैसे कश्मीर जिस रियासत की हम बात करते हैं, जो डोगरा रियासत है, ये कोई बहुत परंपरागत तो कोई प्राचीन काल से चली आ रही कोई रियासत नहीं थी, क्योंकि रणजीत सिंह के काल में जो लाहौर दरबार था उस लाहौर दरबार के अंतर्गत ही जम्मू भी आता था, कश्मीर भी आता था। किंतु जो डोगरा फैमिली जो बाद में यहाँ के शासक बने, ये जम्मू में कुछ इनके पास जागीर टाइप हमेशा से रही, जिसकी भी केंद्रीय सत्ता रही हो ये उसके एक तरह से फी फोल्डर्स या उसके जागीरदार या सामंत के रूप में ये कार्य करते रहे। और जो इस राज्य के संस्थापक थे जो गुलाब सिंह, ये गुलाब सिंह जो हैं इन्होंने लाहौर दरबार में एक सैनिक की तरह अपना काम शुरू किया, और ये महाराजा रणजीत सिंह के सबसे प्रिय सेना नायकों में से थे। किंतु उनकी मृत्यु के बाद इन गुलाब सिंह जी की जो महत्वाकांक्षाएं थीं वो जाग गईं, और 1846 में जो लाहौर दरबार के रणजीत सिंह मर चुके थे, उसके बाद जो संधि होती है उसमें इन्होंने अंग्रेज़ों का पक्ष लिया, अंग्रेज़ों के हितों को साधने की कोशिश की। साधने क्या कोशिश की, कुछ ही समय बाद पंजाब जो है उस पर का विलय
ब्रिटिश राज्य में कर लिया गया। इनको जो है जम्मू का राज्य, क्योंकि जम्मू का राज्य 1846 की लाहौर की संधि के द्वारा अंग्रेज़ों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाना तय हुआ था, जिसे अंग्रेज़ों ने गुलाब सिंह को बेच दिया। और गुलाब सिंह 1846 में, मतलब हम जब 1947 की बात करते हैं तो ये कश्मीर रियासत, जिसको जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जाना जाता रहा, इसके जो स्थापना है वो 1846 में होती है। और ये जो उस इतिहासकार हैं सुंदरलाल, उन्होंने तो इसके बारे में जो व्याख्या की है वो कहते हैं गुलाब सिंह ने एक तरह से अपने निजी स्वार्थों के लिए जिस दरबार में वो अपनी इतनी ख्याति अर्जित की, उनको महत्व दिया, वे उन्हीं के साथ में जो है धोखा कर गए। तो ये सुंदरलाल ने अपनी किताब में लिखा है। खैर ये एक अलग विषय है, इस पर अलग से बात हो सकती है। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो यहाँ के शासक थे वो थे हरी सिंह। हरी सिंह 1925 में ही, सितंबर 1925 में गद्दी पर बैठे थे। तो उनको 22 साल का एक्सपीरियंस एक तरीके से था। किंतु महाराजा के बारे में जो तत्कालीन स्रोतों में मिलता है कि महाराजा का अधिकांश समय या तो बम्बई के रेस कोर्स में बीतता था, और ये नहीं तो अपने राज्य के जंगलों में शिकार पर बीतता था, और ये भी नहीं तो वो जो है गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू की राजधानी में भोजों का आयोजन और ये मितव्यता वो करते रहते थे। और महाराजा हर समय, जो कि कई इतिहासकारों ने लिखा है कि हर समय अपने चापलूसों से घिरे रहते थे, और वे चापलूस जो हैं वो चापलूस और चहेतों के बीच में घिरे जाना महाराजा को अच्छा लगता था। वो जनता से मिलते ही नहीं थे और बाहर क्या हो रहा है इसको जानने में उनकी कोई रुचि ही नहीं थी। तो यूँ करके क्या है कि वो बिल्कुल अपनी जड़ों से कट चुके थे, अपने दायित्वों से दूर हो चुके थे। तो ऐसी स्थिति में जनता में भी उनका जो उनकी रियाया है, उस रियाया में भी कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं था। और इसी दौरान जो हम बात करते हैं कि इनके समकालीन तो बहुत जूनियर है, लेकिन इस जो राजनीतिक स्थिति है, एक स्थिति यह है कि अंग्रेज़ों का राज है, उसके मातहत हरी सिंह शासक हैं, और जो शासक हैं वे स्वयं जनता के साथ कोई बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं रखते हैं, बल्कि जैसे अन्य शासक जिस तरह से ऐशो आराम आदि में अपना समय व्यतीत करते थे, इसके बारे में तो फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखकों ने यहाँ तक लिखा है कि ये तो लंदन के सेवॉय होटल में एक घोटाले में भी फंस चुके थे और उनको बड़ी मुश्किल से उससे उभारा गया। और इसके अलावा वो और भी लिखते हैं कि भाई जितनी भी रियासतें, ना केवल कश्मीर लेकिन तमाम रियासतों के जो उनके अय्याशी के रिकॉर्ड्स हैं वो तो उन्होंने जला दिए, क्योंकि उनको देखा हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो पर्सनल लाइफ जनता के सामने नहीं आए। तो यही हम बात को विराम दे के आगे बढ़ें तो हमें देखें कि वहाँ महाराजा का कोई ऐसा महत्व नहीं था। इसी बीच महाराजा के जो प्रखर विरोधी था वो था, 47 की बात कर रहे हैं, ये है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिसको शेख अब्दुल्ला के नाम से ही ख़ास तौर पर जाना जाता है। तो शेख अब्दुल्ला जो हैं वो एक शॉल व्यापारी के परिवार में पैदा हुए थे 1905 में, और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि ली थी, जो कि एक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन थी। अच्छी योग्यता के बाद उनका एक प्रयास था कि उन्हें जम्मू और कश्मीर की प्रशासनिक सेवाओं में कोई ऐसा पद मिल जाए जो उनकी शिक्षा के अनुकूल हो, किंतु वो उन्हें नहीं मिला। तो जो अब्दुल्ला हैं वो प्रश्न करने लगे खुद से ही कि वह मुसलमान मुसलमान होने के कारण उसको राज्य में कोई ओहदा नहीं दिया जा रहा है। ये स्थिति तो मुस्लिम स्टेट्स की भी थी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हैदराबाद में जो मेजॉरिटी हिंदूज़ की थी, बट एडमिनिस्ट्रेशन में और फौज में वो सब मुस्लिम्स का ही वर्चस्व था। तो इसी तरह से कश्मीर में भी हिंदुओं का ही वर्चस्व था। तो ये अब्दुल्ला प्रश्न करने लगता था कि भाई जब मेजॉरिटी यहाँ कश्मीरियों की है, जो टैक्स पेयर हैं वो यहाँ के धरती पुत्र हैं, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तो ये प्रश्न उठने के साथ ही उसने सत्ता का विरोध शुरू कर दिया और उसने एक अध्यापक की नौकरी लेते हुए अपने लोगों के बीच में काम करना शुरू किया और उनको जागरूक करना शुरू किया। असली ये थी कि वो जो स्कूल है, इस स्कूल कोई सरकारी स्कूल नहीं, उनके सोसाइटी का स्कूल था, जिसके माध्यम से एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उन्होंने काम शुरू किया। और 1932 में कश्मीर के मुस्लिम लोगों के हितों की रक्षा के लिए एक संगठन बनाया, ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस
1932 में बनी, किंतु जब देसी रियासतों में जन आंदोलन बढ़ने लगे, 1938 के हरिपुरा सम्मेलन के बाद सभी देसी रियासतों में प्रजामंडल मूवमेंट चालू हुआ, तो 1938 में इन्होंने, शेख अब्दुल्ला ने अपने संगठन का नाम बदल करके नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो अब तक एक बाधा थी कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में केवल मुस्लिम्स थे, अब इसमें हिंदू, सिख और दूसरे लोग भी, क्रिश्चियंस तक भी इसमें सम्मिलित हुए। तो ये जो एक ब्रॉड बेस्ड संगठन बना 1938 में, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ये शेख अब्दुल्ला जो हैं 1932 से ही, जब से इनका ये ऑल इंडिया जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी, इसके एक साल पहले 1931 से उन्होंने एक एजिटेशन किया था, और उस एजिटेशन की उपज थी ये मुस्लिम संगठन इन्होंने बनाया। तो 1931 से लेकर के और 1946 के बीच शेख अब्दुल्ला जेल जाते रहे, आते रहे और जद्दोजहद करते रहे। इसके साथ ही साथ ख़ास तौर पर मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसमें इनका जो है महत्व, इनका प्रभाव और अधिक बढ़ता गया। तो जो कश्मीर 1942 में, अंततः 1946 में जब ये लग रहा था कि अब देश स्वतंत्र होने के ही सब कुछ लगभग तय हो चुका था, तो 1946 में उन्होंने एक और बड़ा एजिटेशन किया इनके संगठन ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। उसमें उन्होंने महाराजा कश्मीर छोड़ो और कश्मीर की सत्ता आम जनता के हाथों में सौंपो, इसको लेकर के आंदोलन चलाया। तो जो कश्मीर का ये मुद्दा जिस तरह से शेख अब्दुल्ला ने रखा, जो किसी भी रूप में महाराजा के शासन को स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं था, और वो चाहते थे कि जनता के हाथ में सत्ता सौंप दी जाए। तो ऐसी स्थिति में कोई भी स्टेट होगा वो अपनी पोजीशन को डिफेंड तो करेगा ही, तो अपनी रक्षा के लिए तो महाराजा ने जो है मार्शल लॉ लागू कर दिया, और शेख अब्दुल्ला को 3 साल की सजा दे करके जेल में डाल दिया गया। तो ये यहाँ तक का प्रकरण होता है। जब ये घटना हुई तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि न केवल कांग्रेस के नेता थे बल्कि वे जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी उसके भी अखिल भारतीय स्तर के नेता थे। जहाँ भी प्रिंसली स्टेट्स में जब भी कोई घटनाक्रम होता था तो वे इसका कॉग्निजेंस लेते थे और अकॉर्डिंगली वो काम करते थे। तो ये जो घटनाक्रम हुआ 1946 का, जब शेख अब्दुल्ला को 3 साल की सज़ा हो गई, तो नेहरू इस प्रकरण से बहुत नाराज़ हुए, और नेहरू जब कश्मीर इनकी सहायता के लिए जाने लगे तो महाराजा के आदमियों ने जवाहरलाल नेहरू को कश्मीर के भूभागों में घुसने ही नहीं दिया, और वे वापस लौट करके उनको आना पड़ा। इसी समय क्या हुआ कि जो वहाँ के महाराजा के प्रधानमंत्री थे, इस समय प्रधानमंत्री थे रामचंद्र काक। 1947 से 48 के बीच में 3 प्रधानमंत्री इन्होंने अपने चेंज की, इसको कई जगह दीवान कहते हैं। तो ये प्रधानमंत्री थे रामचंद्र काक। तो रामचंद्र काक की सलाह पर 15 जुलाई 1947 को महाराजा हरि सिंह ने स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया कि वह अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं करेंगे। कश्मीर के भाग्य का निर्धारण ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं करेंगे। तो इसका मतलब साफ था कि वे किसी भी डोमिनियन जो डोमिनियन 2 बनाई थी, पाकिस्तान और इंडिया, उसमें मिलना नहीं चाहते थे। तो जो माउंटबेटन है, उन्होंने अप्रैल 1947 में गवर्नर जनरल के पद पर ज्वाइन कर लिया था, और उन्होंने जून 1947 के आसपास लगभग ये तय हो गया था कि भारत का 2 भागों में विभाजन होगा। माउंटबेटन स्वयं जाकर के कश्मीर के हालात जानना चाहते थे कि वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ का वो मुआयना करना चाहते थे। इसलिए वो स्वयं श्रीनगर गए। जब श्रीनगर गए तो उनकी बड़ी तसल्ली से महाराजा के साथ बातचीत हुई। वास्तविकता तो यह है कि जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं, पहली कोशिश लॉर्ड माउंटबेटन की यही थी कि कश्मीर को पाकिस्तान में मिला दिया जाए, और उसके पीछे उनका सुदृढ़ तर्क ये था कि यहाँ के 80% 85% जो निवासी हैं वो मुसलमान हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि ये पाकिस्तान में मिलता है तो ये ज़्यादा उचित होगा। जब माउंटबेटन ने महाराजा हरि सिंह को प्रस्ताव रखा तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि वो पाकिस्तान में तो विलय नहीं करेगा, और वो विलय भारत में भी नहीं करेगा, वो स्वतंत्र रहना चाहेगा। तो बड़े विस्तार से जब माउंटबेटन ने उसको समझाया कि भाई कश्मीर जो है इसे किसी एक डोमिनियन में शामिल तो होना ही पड़ेगा, कोई नहीं, अगर पाकिस्तान में शामिल नहीं होते हो मत होइए,
आपको हिंदुस्तान में, भारत में सम्मिलित होना चाहिए, किंतु उन्होंने वो प्रस्ताव भी रिजेक्ट कर दिया। उनको समझाया गया कि भाई कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्वमान नहीं रह सकता, क्योंकि ये लैंड लॉक कंट्री है, और लैंड लॉक होने के कारण इसको समुद्र तक कोई गलियारा नहीं मिलेगा, कोई अप्रोच नहीं मिलेगी, तो ये कट जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, तो उसको ये समझाया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में के लिए तुम्हारा जो एटीट्यूड है ये कि मैं किसी के साथ नहीं मिलूंगा, यही इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाएगा, और ये जो तुम्हारा राज्य है ये एक युद्ध स्थल बनकर रह जाएगा भारत और पाकिस्तान का। ऐसी स्थिति में न केवल इस राज्य का नुकसान होगा, ये तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो यहाँ तक उन्होंने उनको समझाया कि बैटल फील्ड हो जाएगा, और बैटल फील्ड होने से रोकने का एक ही तरीका है कि आप इसे भारत में विलय करें या पाकिस्तान में विलय करें। और अंत में उनका ये भी हो गया था कि भैया भारत में ही इसका विलय करें। तो पहले दिन तो कोई बात ज़्यादा हुई नहीं, लेकिन महाराजा ने स्पष्ट तौर पर ना कह के उन्होंने थोड़ा सा ही सिर ला करके टालम टोल की, और दूसरे दिन जब उन्हें कश्मीर से वापस लौटना था तो प्रातःकाल एक मीटिंग फिक्स की गई, जिसमें महाराजा नहीं पहुंचे। उन्होंने बीमारी का बहाना बना करके एडीसी को ये खबर दिलवा दी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अब वो बात नहीं कर पाएंगे। और इस सारे प्रयास का कोई परिणाम नहीं निकला, और 15 अगस्त तक कश्मीर की स्थिति ये रही कि महाराजा ने किसी भी डोमिनियन से मिलने से इनकार कर दिया, और उसने स्वतंत्र देश बनाए रखने की बात की। किंतु जब स्वतंत्र देश रखने की बात की, वो तो अपनी जगह पर ठीक था, लेकिन उसने जब स्पष्ट रूप से कहा कि भारत और पाकिस्तान विलय नहीं करेगा, तो महाराजा को अपनी स्थिति डिफेंड करने की कोई स्थिति नहीं थी। तो उसने ये कहा कि मैं भारत और पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर साइन नहीं करूँगा, लेकिन मैं इन दोनों के साथ में अलग से एग्रीमेंट करना चाहूँगा, इनके साथ में संधि समझौता करना चाहूँगा, जो कि एक स्वतंत्र राज्य दूसरे राज्य के साथ करता है। और जो दो इंस्ट्रूमेंट थे विलय के, एक तो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टैंड स्टिल और दूसरा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो एक्सेशन वाले पर तो उन्होंने साइन नहीं किए, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ये जो यथास्थिति का जो था, वो यथास्थिति वाले में पाकिस्तान के दस्तावेज पर तो महाराजा ने साइन कर दिए, और पाकिस्तान ने भी शहर साइन कर दिए। कि हिंदुस्तान ने कहा कि मेरे साइन करने का मतलब है इस कश्मीर को स्वतंत्र राज्य का दर्जा देना। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भारत विचार करेगा और इस तरह के कोई अग्रीमेंट नहीं करेगा। तो इस सब का परिणाम ये हुआ कि सितंबर 1947 में भारत और ख़ासतौर कश्मीर के बीच में जो आवागमन है और रेल और रोड संपर्क है वो भी बाधित हो गया, क्योंकि जब आप भारत के साथ में किसी तरह का समझौता ही नहीं करना चाहें तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो वहाँ स्थिति परिणाम ये हुआ कि वहाँ स्थिति बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि उसके पास अब अपने आप को डिफेंड करने के लिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने के लिए साधन भी नहीं थे। तो उन्होंने महाराजा ने अपने जो प्रधानमंत्री था रामचंद्र काक, उसको हटा दिया और उसके स्थान पर एक सिपाही जनक सिंह को अपना प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन जनक सिंह से भी काम नहीं बना, तो अंत में उन्होंने मेहरचंद महाजन, जो कि रिटायर्ड जज थे पंजाब हाई कोर्ट के, और मेहरचंद महाजन के कांग्रेस के साथ अच्छे संबंध थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए महाजन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। नेहरू जो थे वो कश्मीरी होने के कारण किसी भी स्थिति में कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाना चाहते थे, जबकि पटेल तो एक समय इस स्थिति में पहुंच गए थे कि वे ये स्वीकार कर लें, क्योंकि जिस तरह से लॉर्ड माउंटबेटन बार बार कह रहे थे कि यहाँ अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, ये बहुत कष्ट देंगे, तो बेहतर है कि इसे पाकिस्तान को दे दिया जाए। तो इससे पटेल तो कन्विंस होने लगे थे। ये फैक्ट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो विवाद करते हैं नेहरू वर्सेस पटेल, वो विवाद का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नेहरू ने कभी भी जो स्टेट रियासती डिपार्टमेंट था उसके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। यदि उन्होंने कुछ करना भी था तो उन्होंने पटेल जी को ही कहा कि आप क्या कदम उठाएं। बाकी उन्होंने स्वयं कोई आदेश ना पटेल जी को दिया, ना बीपी मेनन को दिया, और उन्होंने अपनी मर्जी कहीं भी थोपने की कोशिश नहीं की। तो वो ये चाहते थे कि वो कश्मीरी ओरिजिन का होने के कारण वो सेंटिमेंटली अटैच थे, इसलिए वो कश्मीर को हर कीमत पर भारत के साथ मिला लेना चाहते थे। और लेकिन जब 13 सितंबर को पाकिस्तान ने जूनागढ़ का विलय स्वीकार कर लिया, तो जो है फिर एकदम से पटेल का
जो सोच था वो बदल गया। पटेल का कहना था कि जब हिंदू बाहुल्य जूनागढ़ को मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान में जाने के लिए वो हो सकता है, तो फिर क्यों नहीं बहुसंख्यक मुस्लिम जो रियासत है कश्मीर, ये भारत में क्यों नहीं हो सकती। तो 13 सितंबर 1947 के बाद पटेल की भावना एकदम बदल गई और पटेल ने भी तय कर लिया कि इन किसी भी हालत में कश्मीर को भारत से अलग नहीं रखा जा सकता। तो ये एक सर्कमस्टेंशियल डेवलपमेंट हुआ। तो पटेल ने कहा कि जब हिंदू बाहुल्य राज्य को जिन्ना पाकिस्तान में मिला सकता है, तो हिंदू शासक के मुस्लिम बाहुल्य राज्य को भारत अपने में क्यों नहीं मिला सकता। तो 27 सितंबर 1947 को नेहरू ने पटेल को एक पत्र लिखा और उस पत्र में ये कहा कि कश्मीर की स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है, इसलिए और महाराजा अभी तक भारत में विलय पत्र पर साइन कर नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान अकेला मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो चालें हैं वो जिस तरह से घुसपैठ करने लग रहे हैं और कश्मीर की राजनीतिक स्थिति को खराब करके वहाँ अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। तो इसी स्थिति में बढ़िया ये होगा कि शेख अब्दुल्ला, जिसे कश्मीर में जन समर्थन प्राप्त है, तो उसे महाराजा को कहा जाए कि उसे जेल से मुक्त कर दें, क्योंकि शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान में जाने का कभी पक्षधर नहीं था। वो या तो स्वतंत्र कश्मीर रहे और स्वतंत्र कश्मीर न रहे तो भारत के पक्ष में था, तो पाकिस्तान का वो विरोधी था। तो नेहरू ने इसलिए पटेल को पत्र लिखा कि यदि ऐसे समय में इसे जेल से रिहा कर दिया जाता है शेख अब्दुल्ला को, तो महाराजा को एक सपोर्ट मिलेगा। और 29 सितंबर 1947 को शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने यह कहा कि जब तक जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यहाँ नहीं गठित होती, तब तक वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। और जहाँ तक मेरा कमिटमेंट है, क्यों मेरे पास तो शासन ही नहीं है, तो पहले सत्ता सौंपें जनप्रतिनिधियों को और वे तय करें फिर कि इस कश्मीर को क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन महाराजा हरि सिंह तो तोते की तरह एक ही रिटर्न था कि वे स्वतंत्र कश्मीर की रट लगाए हुए थे। और 12 अक्टूबर को कश्मीर के उप प्रधानमंत्री ने दिल्ली में पुनः इस बात की ताकीद की कि किसी भी स्थिति में वो भारत और पाकिस्तान में विलय नहीं करेंगे और वो स्वतंत्र ही रहेंगे। तो पाकिस्तान कश्मीर की जो राजनीतिक एक अस्थिरता सी पैदा होने लगी थी, उसका लाभ उठाकर कश्मीर में अपनी घुसपैठ करके और उस पर काबिज होने के प्रयास करने लगे। लेकिन पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं था। उसका एक कारण तो यही था कि अभी तक कमांडर इन चीफ तो दोनों देशों का एक ही अंग्रेज़ था, तो वहाँ से अनुमति हो। दूसरा क्या है कि अभी ये मामला जो कश्मीर का है ये चल नहीं रहा है, मतलब तय नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वो सेना उतार नहीं सकता था और साथ ही उसकी जो हैसियत थी वो ये थी नहीं कि उस सेना से मुकाबला कर सके। तो उन्होंने इस तरह की एक रचना रची जिसमें ये पठान ट्राइब्समैन जो हैं, पठानों के जो कबीले हैं, वो कबीलाई जो लोग थे, उन कबीलाई लोगों को रसद दे करके, सैनिक साजो सामान दे करके और कश्मीर में घुसपैठ कराने की शुरुआत कर दी। और 22 अक्टूबर को, क्यों मैं 12 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, जो दिल्ली में यहाँ का उप प्रधानमंत्री अपना जो है इंसिस्ट कर रहा है कि कश्मीर स्वतंत्र रहेगा, तो 22 को जो है ये जो पठान हैं, इन पठानों को घुसपैठ करा दी गई पुंछ के रास्ते से और ये 22 अक्टूबर को ही कश्मीर की सीमाओं में दाखिल हो गए और वे राजधानी श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। ये जो कबीलाई पठान थे, ये इनके पास इनका जो इंटरेस्ट था, इनका लूटपाट करना, बलात्कार, आगजनी, ये सारे, और इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं कर रहे थे कि ये हिंदू है या मुसलमान है, वो तो कश्मीर को लूट रहे थे और यही उनका टेम्पटेशन था जिसके लिए वो जान पे खेल रहे थे। तो यहाँ लूट खसोट और ये जो जिस तरह के ये व्यभिचार के जो मामले थे और जिससे डिमोरलाइज हो जाए वहाँ के निवासी, तो ये तेज़ी से बढ़ने लगे। और 24 अक्टूबर को ये जो है उरी होकर के बारामूला के नज़दीक लगभग पहुँच गए। तो श्रीनगर अब दूर नहीं था, तो महाराजा ने ताड़ दे करके, ये बात कर रहे हैं हम 24 अक्टूबर 1947 की, तो भारत सरकार से सैनिक सहायता की मांग की। तो ऐसी स्थिति में ना तो भारत सरकार ने तय किया और कर्जन माउंटबेटन ने स्पष्ट कहा कि जब तक कश्मीर का महाराजा हिंदुस्तान के साथ विलय पत्र पर साइन नहीं करेगा तब तक भारत फौज नहीं भेज सकता। इसको कानूनी तौर पर वो गलत मानते थे। फिर भी
ये जो है सरदार पटेल और नेहरू ने तय करके बीपी मेनन को 25 अक्टूबर को श्रीनगर भेजा। उनके साथ में 2 फौज के अधिकारी थे। एक तो इंडियन आर्मी के कर्नल सैम मानेक शाह थे, जो बाद में चीफ कमांडर हुए और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हुए, और एक भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे। उनको लेकर 25 अक्टूबर को बीपी मेनन श्रीनगर पहुंचे और बीपी मेनन ने महाराजा को सलाह दी कि वे अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ से निकल लें। महाराजा तो खुद ही अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि ये 24 अक्टूबर का दिन था, दशहरा का दिन था। दशहरा के दिन जब से जम्मू कश्मीर स्टेट बना था, बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। उस दिन जो है राजा के जो ये होते थे जागीरदार या दूसरे फीफ होल्डर्स या जमींदार मुखिया होते थे, सरदार जो होते थे, वे जो हैं नजराना पेश करने आते थे, और वो नजराने में सिल्क के रुमाल में सोने का कोई टुकड़ा लपेट करके भेंट लेके जाते थे। ये सारा कार्यक्रम दिन भर चला 24 अक्टूबर को, और शाम को पता चला कि कबायली ये जो पठान जो कबीलाई लोग हैं वो यहाँ तक घुस चुके हैं। तो महल की रोशनियाँ ही बुझ गईं, और 25 तारीख को जब ये पहुँचे बीपी मेनन, तो मेनन की सलाह पर ये अपना सारा मूल्यवान माल असबाब लेकर के, क्योंकि 10-20 ट्रकों में अपना सामान भर के ये 25 अक्टूबर की रात को महाराजा हरि सिंह रवाना हो गए जम्मू के लिए, और मेनन चले गए दिल्ली। दिल्ली में जब उन्होंने पूरे हालात बताए कि अभी भी महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पर काम साइन नहीं किया विलय पत्र पर, तो फिर उसे जो है 26 तारीख को जम्मू में जा कर के बीपी मेनन मिले, और तब ये स्थिति हो गई। महाराजा ने हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा आप जो शर्तें चाहें अब आप विलय कर लें, क्योंकि मैं इसे बचा नहीं पाऊंगा। तो 26 अक्टूबर 1947 को जा कर के सिग्नेचर किए। तब तक मुजफ्फराबाद को पार करते हुए भी ये जो पठान घुसपैठिए हैं, उस घुसपैठियों में पाकिस्तानी फ़ौज के लोग भी शामिल थे। पाकिस्तानी फ़ौज के रिटायर्ड लोग भी भारतीय फ़ौज के थे, वो रिटायर्ड के पाकिस्तान रह रहे थे, वे भी शामिल थे। उन्होंने मिल कर के मोर्चाबंदी की, और ये 27 अक्टूबर को फिर भारत सरकार ने श्रीनगर में अपनी फ़ौजें उतार दी, और उनकी फ़ौजों के जाने के बाद लगातार अभियान चालू किया गया, जिसमें इन पठान कबीलों को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। और उन्होंने आगे चल कर के जो द्रास और कारगिल के क्षेत्र हैं वहाँ पर मोर्चाबंदी कर ली, क्योंकि वहाँ का जो भौगोलिक स्थितियाँ थीं वे उससे परिचित थे, और उसमें बड़े बड़े इजीली वो ऑपरेट कर सकते थे, जबकि भारतीय फ़ौज को वहाँ ऑपरेशनल प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने सीमित संख्या में होने के बावजूद भी 2-3 मोर्चे खोल दिए, तो किस मोर्चे पर संभाला जाए। तो और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसने फ़ौज को पूरा सहयोग किया, और जॉइंट एक्शन उसको एक तरह से माना गया कि ये जो है वहाँ के जो इंचार्ज थे फौजी जनरल थिमैया, तो जनरल थिमैया और शेख अब्दुल्ला इनका संयुक्त अभियान माना गया, जिसके माध्यम से स्थानीय जनता ने भी इन पठान कबीलाई लोगों का विरोध किया, और उनके साथ भी मुस्लिमों के साथ भी ज्यादती हुई थी, इसलिए वे लोग भी उनको खदेड़ने में इंटरेस्टेड थे। किंतु जिन क्षेत्रों में ये कबीलाई लोग हावी हो चुके थे, वहाँ से भारी संख्या में हिंदू और मुसलमान शरणार्थी श्रीनगर में भर गए, और वो लगातार आ रहे थे। तो एक नई समस्या और पैदा हो गई। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारत सरकार के संयुक्त प्रयासों के बावजूद स्थिति हुई कि अधिकांश कश्मीर के हिस्सों पर ये अधिकार कर लिया। तो 11 नवंबर को, अक्टूबर का चल रहा, 11 नवंबर को नेहरू ने महाराजा को सलाह दी कि वो शेख अब्दुल्ला को प्रशासनिक दायित्व पूरी तरह सौंप दे, और महाजन जो उसका मेहरचंद महाजन प्रधानमंत्री था उनका नॉमिनेटेड, इसे हटा करके शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त कर ले, तो निश्चित तौर पर स्थिति संभल जाएगी। तो लेकिन महाराजा इसके लिए फिर तैयार नहीं हुए, जबकि उन्होंने विलय पत्र में साइन तो कर दिया, लेकिन जो उनकी शेख अब्दुल्ला के साथ में जिस तरह का मामला था, 36 का जो आंकड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी वजह से वो पूरी तरह उसको प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में नहीं था। जबकि नेहरू ये मानता था कि ये वहाँ का लोकप्रिय नेता है, और अगर इसको सत्ता सौंपी जाती है तो जो डिले हो रहा है हमारे इस ऑपरेशन में
और इस कश्मीर के मसले में तो ये जल्दी सेटल हो सकता है, क्योंकि नेहरू ये समझ रहे थे कि युद्ध अगर लंबा खींचा गया तो उससे भी नुकसान ही होगा। तो 27 नवंबर को शेख अब्दुल्ला दिल्ली आए, महात्मा गांधी से मिले और नेहरू के साथ उसने इनके माउंटबेटन के अंपायरशिप में कहिए, उनकी मध्यस्थता में बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि एक ही तरीका हो सकता है जो शेख अब्दुल्ला ने सुझाया कि कश्मीर जो क्षेत्र है उस कश्मीर क्षेत्र में जनमत संग्रह करवा लिया जाए। और जनमत संग्रह जो होगा वो तभी संभव होगा जबकि एकदम नई प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर कायम हो और उस प्रशासनिक व्यवस्था को पाकिस्तान भी स्वीकार करे कि हाँ ये अनवाइज्ड और ये निष्पक्ष प्रशासन है और ये निष्पक्ष प्रशासन अब जनमत संग्रह कर ले। यदि वहाँ की अधिकांश जनता कश्मीर के पक्ष में मत देती है तो कश्मीर जो है स्वतंत्र रह सकता है, अगर वो पाकिस्तान के पक्ष में देती है तो वो पाकिस्तान में जा सकता है और हिंदुस्तान के पक्ष में देती है तो हिंदुस्तान में रह सकता है। ये 3 विकल्प उसने रखे और इस पर एक सहमति भी बनी, क्योंकि ये समझ में आ रहा था जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो निश्चित तौर पर 2 ही विकल्प चुनेगा, आइदर इंडिपेंडेंट कश्मीर और मर्जर विद इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनके जो कल्चरल रिलेशन है वो नहीं बैठ पा रहे थे, तौर तरीके उनके अलग थे। तो यूँ करके इसमें बात तो हुई, लेकिन इसे कोई भी पक्ष, खासतौर पर महाराजा, इसे मानने को तैयार नहीं हुआ। क्यों? महाराजा पूरी तरह से घिरे जाने के बाद भी और एक तरह से भारत सरकार के सामने सरेंडर करने के बाद भी वो अपनी बात पर अड़ा रहा और जब तक वो सहमत, क्योंकि अंग्रेज जो थे उनकी भी भूमिका संदिग्ध तो थी ही, तो ये लगता था कि ऐसा ना हो कि ये जो है पाकिस्तान के पक्ष में मेजोरिटी चली जाए, तो यूँ करके ये डरे हुए भी थे। तो कुल मिलाकर के अनिर्णय की सी स्थिति रही और ये जो ठीक है स्थिति संभाल तो ली भारतीय फौजों ने, लेकिन अभी तक पूरी तरह से इन घुसपैठियों का सफाया नहीं हो पाया था, बल्कि घुसपैठियों की संख्या क्षेत्र सीमित था किंतु वो और बढ़ा दी गई थी, तो उनको एक बैकअप, मजबूत बैकअप मिल रहा था। तो ऐसी स्थिति में वो भारत की सेना से लगातार टक्कर ले रहे थे। तो 27 नवंबर को तक भी कोई निर्णय नहीं हुआ, तो महाराजा को नेहरू ने 3 विकल्प दिए। सबसे पहली बात तो ये कही कि जनमत संग्रह द्वारा ये स्वतंत्र ये निर्णय कर लें कि ये भारत के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है या स्वतंत्र रहना है, तो जो जनमत कहेगा वही व्यवस्था स्वीकार्य होगी। लेकिन उनको आत्मविश्वास नहीं था महाराजा को, वो इस बात पर भी सहमत नहीं थे। फिर उनका एक कहना ये था नेहरू का कि भाई जो विभाजन, ये जम्मू और कश्मीर का विभाजन कर दिया जाए जिसमें जम्मू भारत के पास रहे और शेष भाग पाकिस्तान के पास रहे, ये भी उनको स्वीकार्य नहीं था। वो इंटैक्ट कश्मीर चाहते थे। और तीसरी बात ये थी कि भाई जम्मू कश्मीर पूरा ही भारत में रहे, पुंछ और उसके आगे का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए, लेकिन वो उस पर भी सहमत नहीं हुए। कुल मिलाकर दिसंबर 1947 तक कोई निर्णय नहीं हुआ और इस निर्णय की स्थिति में और युद्ध जो है चल रहा था, अभी अभी देश आज़ाद हुआ था, अभी विभाजन का दंश झेला था और उसके साथ में और विलय करने के लिए कई युद्ध भी जो खासतौर पर हैदराबाद के साथ हुआ। तो कुल मिला के स्थिति ये हो गई कि युद्ध आगे खींचा नहीं जा सकता था। तो 1 जनवरी 1948 को ठीक है विलय पत्र पर साइन तो कर दिए महाराजा ने, लेकिन अभी भी आगे की व्यवस्था को स्वीकार नहीं की। और इधर क्या हुआ है कि 1 जनवरी 1948 को माउंटबेटन की सलाह पर जो कश्मीर का मुद्दा है ये संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दिया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ में जहां अमेरिका और इंग्लैंड दोनों ही पाकिस्तान के पक्षधर थे, वो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, विश्व रणनीति के हिसाब से पाकिस्तान को अपने लिए ज़्यादा उपयोगी मान रहे थे। तो वहाँ ये फैसला हो जाना बहुत मुश्किल था। केवल अंततः स्थिति ये हुई कि पाकिस्तान के जो विद्रोही हैं वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाए। तो मार्च 1948 में जाकर के शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाया गया और महाराजा को सदर रियासत बनाया गया, किंतु महाराजा बन तो गए लेकिन वो स्थिति भी ज़्यादा उनको मंजूर नहीं हुई। वैसे तो 1949 में वो अपना पद ही छोड़ दिए थे, अपना पद छोड़ के अपने राजकुमार कर्ण सिंह को सदर रियासत बना करके और वो बम्बई में ही लगभग रहने लगे। तो जो पाक जो जो, जो उन और जो ये यूएनओ में गए तो यूएनओ ने इसके लिए एक आयोग नियुक्त किया और उस आयोग की
सिफारिश पर 31 दिसंबर 1948 को जाकर के युद्ध बंद हुआ। और उस युद्ध बंद में ये रहा कि जिन क्षेत्रों पर ये पठान घुसपैठिए और पाकिस्तानी घुसपैठिए जहाँ काबिज थे, वहाँ आनंद फानन में पाकिस्तान सरकार ने वहाँ की आज़ाद कश्मीर एक सत्ता स्थापित करके वहाँ पे एक फ़ौज भी रख दी गई और उन्होंने उसको अपने कब्जे में कर लिया। और जो आयोग था, उस आयोग ने कहा कि यथास्थिति रहेगी कि जहाँ तक भारत की सेनाएं हैं वो भारत के पास रहेंगे और बाकी में वो पाकिस्तान रहे। मतलब बंटवारा नहीं किया गया, ये था कि जहाँ जहाँ जो बैठा है वो यथास्थिति कायम रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ से अंतिम निर्णय ना हो जाए। और वो अंतिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ, बल्कि कश्मीर का मुद्दा महाराजा की हठधर्मी कहें या महाराजा का अपना सत्ता के प्रति इतना लगाव और लालच, जिसकी वजह से वो डिले करते गए। और जो पूरा मसला था उसको को ऑपरेट करने में जिस तरह की कोशिश भारत सरकार कर रही थी, उन कोशिशों को कामयाब ना होकर उसमें अड़चनें पैदा करता रहा। तो यदि आज तक हम उस कश्मीर के इस दंश को झेल रहे हैं, जिसमें हम आर्थिक रूप से भी और अन्य तरीकों से भी नुकसान ही उठा रहे हैं, किंतु जो स्थिति हुई है इसको कोई बदल नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के कश्मीर का विलय तो भारत में हुआ, लेकिन वो अधूरा ही रहा। और अभी भी लीगली पूरा कश्मीर इंडिया के ही पास है, क्योंकि महाराजा जो सदर रियासत थे वो तो भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर साइन कर ही चुके थे, किंतु बीच में यूएनओ के साथ घुसने से ये सारी समस्या पैदा हुई। और इस जो निर्णय लिया है, ये निर्णय ना तो पटेल ने लिया ना जवाहरलाल नेहरू ने लिया। ये जो निर्णय है ये माउंटबेटन का निर्णय था और माउंटबेटन के निर्णय के कारण ही ये उन्होंने सभी देशी रियासतों जो भारत में विलीन हुई उनके लिए बहुत अच्छा काम किया माउंटबेटन ने। लेकिन कश्मीर के मसले में उसका जो दृष्टिकोण था वो थोड़ा सा संदिग्ध ही रहा, क्योंकि वो प्रारंभिक तौर पर जो उनके विचार आते हैं वो पाकिस्तान बिलों के पक्षधर थे। किंतु जब महाराजा ने भी स्टैंड लिया और भारत सरकार ने भी स्टैंड लिया, क्योंकि भारत सरकार के स्टैंड का सबसे बड़ा कारण तो स्वयं नेहरू थे। वो कश्मीरी होने के कारण कश्मीर को भारत से बाहर जाने का सपने में भी नहीं सोच सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने तरीके से हैंडल करते हुए और पटेल के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए एक कोशिश की। किंतु यदि आज इस कश्मीर के मुद्दे के लिए यदि किसी को हम जिम्मेदार मानते हैं, वो एकमात्र वहाँ के महाराजा हरि सिंह ही थे। नमस्कार।